कैद बंद की सोबतें तो हर दौर में ही उठानी पड़ती हैं। लोग गिरफ्तार होते रहे हैं, मुकदमे बनते रहे हैं, लेकिन भुट्टो दौर में तो लोगों पे मुकदमे बनाए जाते थे जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, फिर उनकी तजलील की जाती थी। शमशद, इस वक्त जो है दौर तब्दील हो रहा है प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। डिजिटल मीडिया को एक तबका जो है वो गटर कहता है, यकीनन वो मैच्योर नहीं है, लेकिन आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? मुख्तलिफ लोग खुद मेरे अपने नामों से ऐसी यानी फेसबुक के पे और उस पर ट्विटर पे यानी पोस्टें लगाई जाती हैं कि मुझे मेरे ख्वाब में भी नहीं होती यह बातें। अभी मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों के नाम से जाली पैगामात बनाकर नशर कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा हम ये मौजूदा सूरत हाल पे एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि ये जो भारत से हमारे मामलात हुए हैं अभी ताज़ा, क्या आप समझते हैं कि ये कभी ताल्लुकात जो हैं वो उसमें बेहतरी आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुमायूं सलीम 89 न्यूज़ के पॉडकास्ट के साथ आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मोतबर नाम मुजीबुर रहमान शामी साहब, जिनका 50 साल से ज़ायद अरसा इस फील्ड में हो गया है। सहाफ़त, सियासत और रियासत को शायद ही इनसे ज़्यादा कोई समझता हो। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि आपने बहुत से सियासी अदवार देखे हैं, सबसे मुश्किल दौर आपके ख्याल में कौन सा रहा है? माशाल्लाह जमहूरियत की भी देखी है, भुट्टो से लेके आज तक, या उससे भी पहले सबसे मुश्किल दौर आपको कौन सा लगा? भुट्टो साहब को था। क्या उसमें क्या था? देखें, उसमें बहुत कुछ था जिसकी आप तवक्को नहीं रखते। कैद बंद की सोबतें तो हर दौर में ही उठानी पड़ती हैं। लोग गिरफ्तार होते रहे हैं, मुकदमे बनते रहे हैं, लेकिन भुट्टो दौर में तो लोगों पे मुकदमे बनाए जाते थे जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, फिर उनकी तजलील की जाती थी हवालातों में और जिंदा खानों में। तो ये एक नया इजाफा किया था उस दौरे हुकूमत में। आपको भी इसका सामना करना पड़ा था उस दौर में मुश्किलात का? हाँ, हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी 2 बार गिरफ्तारी हुई और एक बार तो मार्शल के तहत हुई, जबकि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उस मार्शल के तहत उन्होंने हमें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उस वक्त हमें जेल में C क्लास दी गई, बाद में फिर अदालत ने हमें उसके बेटर क्लास दे दी, और उस हमारे पर जो मुकदमा उसके बाद कायम हुआ वो एक आखिरी दौर की बात है उनके मार्शल असगर खां के साथ। चंद लोग पकड़े गए थे, उनमें मैं भी शामिल था, और हमारे ऊपर मुकदमा बनाया गया कि हमने IB की गाड़ी पर हमला किया है और उसके ड्राइवर को ज़दोकोब किया है और प्लग और पाना चुरा लिया। तो ये मुकदमा इसमें फिर गिरफ्तार किया गया। तो और उस ज़माने में अपोजिशन के साथ जो सलूक हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। यानी और मुकदमे का लोग तवक्को रख रहे थे कि अब जमहूरी दौर है, हम सकूत ढाका जो है उसके बाद हमने एक नई सियासत शुरू होगी, और एक अरसे तक वो रही भी। यानी दस्तूर बन गया इत्तेफाक राय से, और एक बड़ा पार्लियामेंट ने अच्छे तरीके से काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर बस उनके और अपोजिशन के दरमियान ऐसी महाजराई पैदा हुई कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसके नतीजे में फिर मार्शल लगा, और मार्शल लगा तो उसके बाद जो कुछ हुआ मार्शल वो भी आपके हमारे सामने है। शमशद, इस वक्त जो है दौर तब्दील हो रहा है प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। डिजिटल मीडिया को एक तबका जो है वो गटर कहता है, यकीनन वो मैच्योर नहीं है, लेकिन आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं
इस चीज़ को? देखिए जी, डिजिटल मीडिया जो है आ, उसकी स्पीड जो है वो तो आप ये कमाल की है। 1 मिनट में आप अपनी बात जो है घर बैठे पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। और उसमें इसके नतीजे में तो हर शख्स जर्नलिस्ट बन गया है। यानी आपको ना कोई दफ्तर जाने की ज़रूरत है, ना कोई पापड़ बेलने की ज़रूरत है। आप जो चाहें अपने घर में बैठे बोल सकते हैं और अपना उसको फैला सकते हैं सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म के ज़रिए। लेकिन इससे जो खराबियां पैदा हो रही लेकिन मसला ये हुआ है कि देखिए, ये क्योंकि हर शख्स को ये आज़ादी मिल गई है या छूट मिल गई है, इसलिए जो शख्स जो भी चाहे वो यानी उसको टेलीकास्ट कर सकता है या ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ये उसकी ख़राबी की बात है। अखबार में तो देखें ना, एक डिक्लेरेशन होल्डर होता है, फिर एडिटर होता है, छान पटक होती है हर चीज़ की और तहकीक करके और उसको छापा जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ भी एक लाइसेंस होल्डर होता है और उसके बाद जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो सब मौजूद होते हैं। डायरेक्टर न्यूज़ है और दूसरे न्यूज़ पे काम करने वाले हैं, फिर जो एंकर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे सामने होते हैं आपके और सारे जवाबदेह होते हैं कानून के सामने। अब वो कानून का नफाज हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें सारा हर शख्स जो है कानून के सामने जवाबदेह है। उस पर हद के इज़्ज़त का मुकदमा कायम हो सकता है और उसको हर्जाना हो सकता है और कानून के सामने उसको जवाबदेह बनाया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया जो है उसका कुछ मालूम नहीं होता कि कोई शख्स कहाँ बैठा हुआ क्या कह रहा है, दुनिया के किस खित्ते में है, किस हिस्से में है, वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या वो जो उसका नाम है वो फेक है या वो निकाब के पीछे छुपा हुआ है या असली है। तो कोई शख्स भी कहीं भी बैठकर कोई भी बात जो है उसको फैला सकता है उसके और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस पर कोई जवाबदेह नहीं है कानून को। अगर तो इसलिए हो ना, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या अखबार है, तो उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो भी जवाबदेह हों कानून को, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके जो ओनर्स हैं वो भी जवाबदेह हों। तो फिर तो वो छान पटक करेंगे, एक सेंसर लगाएंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ इस काबिल है कि छपे या नशर हो और कौन सी चीज़ ऐसी है जो ना नशर हो। तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आंखें बंद करके बैठे हैं और लोगों तक झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है और किरदार कुशी भी लोगों की हो रही है। लोग और देखें आपने कई कई जगह बहुत बड़े फसादात हुए हैं, बरतानिया में हो चुके हैं, अमेरिका में आप देखें क्या सूरत हाल बरपा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और जब तक सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं वो कानून को जवाबदेह नहीं बनाए जाएंगे उस वक्त तक आप कोई मुअस्सर रोक नहीं लगा सकेंगे इसके रास्ते में। बिल्कुल ही बगैर तहकीकात के बात सामने आती है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं आपके पास इस तरह था ज़िंदगी में, तो एक हफ्ते में एक फ़ीचर कंप्लीट होता था जो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सफ़ों का होता था, जिसमें रोज़ाना दौड़ लगानी पड़ती थी, एक एक चीज़ की देखना पड़ता था कि मौक़िफ़ लेने पड़ते थे, उसको तहकीक करनी पड़ती थी। लेकिन बदकिस्मती से आज की जो सहाफ़त है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और जो प्रेस रिलीज़ थी उस ज़माने की वो आज टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद ना आपको ये तो मालूम है कि ये कौन ये टेलीकास्ट कर रहा है, कौन इसको शाया कर रहा है, फिर आप उसको पकड़ भी सकते हैं, इसको कानून के सामने जवाबदेह भी बना सकते हैं। मगर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है सोशल मीडिया में। मैं बहुत सी स्टोरीज़ आती हैं और मैं उनको पढ़ के चौंकता हूँ और फिर मैं अपने बेटे उस्मान शामी साहब, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो हमारा है उसके हेड हैं, उनको भेजता हूँ कि यार इसके चेक करो, और मुझे कहते हैं ये फ़ेक है, ये फ़ेक है, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। यानी मैं तो तमीज़ भी नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ फ़ेक है और कौन सी नहीं है। और ऐसे मुख्तलिफ लोग खुद मेरे अपने नामों से ऐसी यानी फेसबुक के पे और उस पर ट्विटर पे यानी पोस्टें लगाई जाती हैं कि मुझे मेरे ख्वाब में भी नहीं होती यह बातें। अभी मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों के नाम से जाली पैगामात बनाकर नशर कर दिए जाते हैं।
تو یہ ایک اس کے یہ جو جھوٹ کا طوفان ہے، یعنی فائدے تو اپنی جگہ ہے سوشل میڈیا کے، اس میں یہ کہ آپ حکومتیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، خبر کو روک نہیں سکتی. آپ یعنی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کو آپ دباؤ میں لا سکتے ہیں، لیکن جہاں ایک شخص اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا اور کہاں بیٹھا ہوا اس پہ کیا دباؤ لائیں گے آپ؟ تو ایک یعنی حکومت کا جو پریشر ہے وہ تو کم ہوا ہے، اور جو خبر ہے اور وہ اس کو روکنا ممکن نہیں رہا. لیکن اب یہ بھی ہے کہ جھوٹ اور سچ میں تمیز بھی نہیں ہو رہی، اور یہی ایک ایسی بات ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ اس کا یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس سے ہمیں عہدہ برا ہونا ہے. اسی طرح آگے اگر ہم تھوڑا سا چلیں تو جو اس وقت ٹی وی اینکرز ہیں ہمارے زیادہ تر وائسڈ ہو چکے ہیں. ہر کوئی اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہے، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میزبان کا کام، ٹی وی اینکر تو ایک میزبان ہوتا ہے، کیا میزبان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا پرو کرے؟ دیکھیے، میزبان کا کام تو یہ نہیں ہے. میزبان کا کام تو یہ ہے کہ ڈبیٹ جو ہے اس کو آگے بڑھائے. لیکن یہ ہے کہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ٹی وی میں تو جو وہ شخص بھی جو کر رہا ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے نا. تو بس یہ ایک فرق ہے نا، وہ چھپ کے تو بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا سا ہم یہ موجودہ صورتحال پہ ایک آخری سوال یہ ہے میرا کہ یہ جو بھارت سے ہمارے معاملات ہوئے ہیں ابھی تازہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی تعلقات جو ہیں وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ آپ دیکھیں، بھارت سے ہمارے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اس بہتری کے لیے کوشش کرے، بھارت میں رہنے والے بھی اور پاکستان میں رہنے والے، کیونکہ یہ ہمسائے ہیں دونوں، اور ہمسائے جو ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اور جب پاکستان قائم ہوا تھا تو وہ جھگڑا جو ہے اور جنگ کرنے کے لیے قائم نہیں ہوا تھا، وہ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قائم ہوا تھا. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ انڈیا میں اور پاکستان میں امریکہ اور کینیڈا کے سے تعلقات ہوں گے. تو دونوں ملک جو ہیں ان کو اپنے طور پر اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اپنے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے کو جینے کا حق دینا چاہیے. لیکن میں تو انڈیا میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں تو کیا موڈ ہے. میں تو ایسے لوگوں آج بھی میں سن رہا تھا سوشل میڈیا پر، ایک جو تھے ان کے وہ جو کیا کہنا چاہیے، یہ ہندو کیا ہوتے ہیں، جو پروہت ہوتے ہیں، جو یوگی ہوتے ہیں، وہ ایک صاحب جو ہے گیروے رنگ کا لباس پہنے ہوئے، اور چیخ رہے تھے کہ جو پاکستان ہے نا اس کو تو غزہ کے لیول پہ رکھنا ہوگا. یہ اس کی فوج کو اجازت، اس کو فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل ایک باندھ کے رکھنا ہوگا، اور اس کی دفاعی صلاحیت جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اب ان کو کون سمجھاتا کہ یہ کام تو ان کے بس میں نہیں ہے. پاکستان تو اب اس سے نکل چکا ہے. پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، انڈیا بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کو برباد تو کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکتی. تو اب ایک انڈیا کے جو انتہا پسند ہیں اس سے انڈیا کو بھی بچنا ہوگا، اور ہمارے جو انتہا پسند ہیں ہمیں ان سے بچنا ہوگا. شام صاحب، آپ کی گفتگو ہمیشہ ایک الفاظ نہیں تاریخ ہوتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نوازش.